खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। अमेरिका में H-1B वीजा होल्डर्स फीस में इजाफे और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस परेशानी का शिकार। H-1B वीजा के फीस में इजाफे पर अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी को करार दिया कमजोर वजीर आजम। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के घोटाले का लगाया इल्जाम। कहा इलेक्शन कमीशन ने हकायक को दबा दिया। जनूबी हिंद के मारूफ सुपरस्टार मोहनलाल को साल 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किया गया मुंतखब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा कवानीन में तब्दीली करते हुए हर नई दरख्वास्त के लिए फीस में नुमाया इजाफा कर दिया है। अब H-1B वीजा हासिल करने के लिए हर दरख्वास्त के साथ तकरीबन 80 लाख रुपए से ज्यादा की फीस अदा करनी होगी। हिंदुस्तानी H-1B वीजा होल्डर्स अमेरिका में फीस में इजाफे और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस परेशानी का शिकार है। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने हिंदुस्तानी मुलाजमीन को मशवरा दिया है कि वह मुल्क से बाहर सफ़र करने से गुरेज करें ताकि दोबारा दाखिले में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ये इक़दामात कंपनियों की तरफ से मुलाजमीन की हिफाजत और वीज़ा के अमल में मुमकिन ताख़ीर के असरात को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम हर साल तकरीबन 65,000 वीज़े जारी करता है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत अहम है। बड़े इदारे जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा इस प्रोग्राम पर भारी इन्हिसार करते हैं। हिंदुस्तानी मुलाजमीन इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़ा हासिल करते हैं। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि H-1B वीज़ा की फीस में इजाफा ख़ानदानों में इंतशार की कैफियत के साथ इंसानी बहरान का सबब बन सकता है। वजारत खारजा ने कहा कि हुकूमत को उम्मीद है कि अमेरिकी हुक्काम इस मामले पर तवज्जो देंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का कहना है कि इस इक़दाम के मुकम्मल मज़मरात का तमाम मुतल्लका अफराद के ज़रिए मुतालिया किया जा रहा है। अमेरिका में H-1B वीज़ा की फीस में इजाफे पर कांग्रेस ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पवन खेड़ा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए उन्हें एक कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह कोई नई पेशरफ्त नहीं है। 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी को मुतनब्बह किया था कि ऐसा होने वाला है। भाई ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H-1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है। बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान की सियासत में जबरदस्त हलचल मचाने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने केरला के वायनाड में मीडिया से बात करते हुए वोट चोरी का संगीन इल्जाम बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आयद किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। We're going to show it in such a way
that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done good children and I'm going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof, I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come up. Is it something about Varanasi? That is for you to guess, that is for you to speculate. I will do my job, I will deliver on my job. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समंदर से समृद्धि तकरीब के दौरान 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनका बुनियाद भी रखा गया। इसमें से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुल्क भर में समंदरी शोबे के इक़दामात के लिए वक्फ किए गए हैं। मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल का इफ्तिताह भी यहाँ पर किया गया है। ये टर्मिनल हिंदुस्तान के बंदरगाहों के शोबे की तरक्की में नुमाया मुकाम रखता है। बताते चलें, क्रूज़ भारत मिशन के एक हिस्से के तौर पर इस क्रूज़ टर्मिनल को आलमी मयारात के मुताबिक बनाया गया है, ताकि मुंबई को बैनुल-अक़वामी क्रूज़ टूरिज़्म के लिए एक मरकज़ में तब्दील किया जा सके। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाढवण पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सी फेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। एक दशक पहले हमारे यहां सी फेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन प्रोजेक्ट के कामों में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त देखी गई। मुंबई के करीब थाने में 5 किलोमीटर सुरंग की खुदाई का अमल मुकम्मल हुआ है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सुरंग के एक सिरे पर खड़े होकर बाज़ाब्ता बटन दबाकर 5 किलोमीटर की खुदाई के अमल को मुकम्मल किया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने इसे एक तारीखी कारनामा करार दिया और इस बात का यादा किया कि सूरत और बिल्लीमोरा के दरमियान 50 किलोमीटर तवील पहला हिस्सा दिसंबर 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के घोटाले का इल्जाम आयद किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ को दबा दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंतखाबात के दौरान वोट काटने के मुतालिक 6,166 फर्जी दरख्वास्तें दायर की गई और जिन लोगों के नाम ये दरख्वास्तें पेश की गई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने कभी ऐसी दरख्वास्तें पेश नहीं की। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में इंतखाबी कमीशन को तहरीरी शिकायत भेजी थी और बारहा इसकी पैरवी की गई, लेकिन कमीशन ने जवाब देने से इनकार किया। या चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया कि साहब ये एक व्यक्तिगत जानकारी है और इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम ये जानकारी नहीं देंगे।
एफआईआर का क्या नंबर है वो भी नहीं बताएंगे, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी नहीं बताएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी नहीं बताएंगे। और जब हमने प्रेस वार्ता की तो 9:15 बजे तक वही इलेक्शन कमीशन जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा था कि एक व्यक्तिगत जानकारी है, वो अपने एक्स के हैंडल पे सारी जानकारी डाल देता है। तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब चुनाव आयोग, कल तक तो मैं मानता था कि वो संदिग्ध हैं, मगर आज मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से वोट चोरी के फर्जीवाड़े को छिपाने की कोशिश में एक्टिवली लगा हुआ है। ये नहीं चाहते कि पता चले कि ये वोट चोरी का फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है। ये हमारा आरोप है और हम आज भी डिमांड कर रहे हैं कि उस पे जो एफआईआर हुई उसकी कॉपी दीजिए। आपने किन लोगों को पकड़ा कि इन लोगों ने असली में ये एप्लीकेशन डाली थी, वो कौन लोग हैं, क्या वो गिरफ्तार हुए, क्या कोई चार्जशीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी को एफिडेविट का बहुत शौक है, तो उनका ये शौक हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। जब एफिडेविट मांगेंगे हम साइन करके उनको वो एफिडेविट दे देंगे। वो ये कह के नहीं भाग सकते कि हमें। जंगपुरा के बीजेपी एमएलए तरविंदर सिंह ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने नवरात्रि के दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर में गोश्त की दुकानें बंद रखने की अपील की है। तरविंदर सिंह ने इस मामले पर मुंसिफ टीवी से भी बातचीत की। 22 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने कई सारी मांगे की हैं मीट की दुकानों को बंद करने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी हैं। सर, आपने मांग की है 22 तारीख से नवरात्रि जो स्टार्ट हुए रहे हैं उसको लेकर के मीट की दुकानें जो है वो बंद करने के लिए, किस तरीके से है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? देखो, हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह जी को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात हुई है और यूपी के मुख्यमंत्री जी को ईमेल भेजा है कि जो दिल्ली में जो आसपास दुकानें हैं एनसीआर के, वो भी बंद होनी चाहिए। और साथ में पिछली बार भी हमने ये मुहिम चलाई थी, अभी भी सभी संस्थाओं से, सिंह सभाओं के प्रधानों से, बजरंग दल से, हनुमान दल से और जितने दल हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम वॉलंटियर बन के काम करेंगे और दिल्ली में नवरात्रों में दुकानें मीट की जो बंद नहीं करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्यार से समझाएंगे और इसका नाम क्या, मीट की किसी हालत में भी दुकानें नहीं खुलने देंगे। इस बार रेस्टोरेंट वालों को भी हमने अपील की है कि आप, और कईयों ने, जैसे सेंटर मार्केट रेस्टोरेंट है, दरियागंज है, पहाड़गंज, तिलक नगर, विकासपुर, सबसे एसोसिएशन से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम अगर दुकानें खोलेंगे तो नॉन वेज नहीं रखेंगे, 9 दिन वेजिटेरियन रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का कहना है कि वक्फ तरमीमी कानून पर बोर्ड के एहतजाजी मुजाहिरे जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने एहतजाजी मुजाहिरों के ज़िम्मन में अपना रोड मैप जारी किया है। उन्होंने सभी से इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होने की अपील की है और कहा है कि वक्फ तरमीमात पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत तक वाज़ेह पैगाम पहुँचाया जाना चाहिए। धरने और मुजाहरे हर स्टेट की असेंबली के सामने वहाँ की जो रियासती क़यादत है, मुसलमानों की दीनी और मिली जमातों की क़यादत है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत है, वो उसका एहतमाम करेगी। तो ये इसके अलावा राउंड टेबल मीटिंग्स का एहतमाम करना है, इसी के अलावा इंटरफेथ मीटिंगों का एहतमाम करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि वक्फ के ताल्लुक से जो वक्फ का तरमीमी बिल लाया गया था और जो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, वो किस तरह नुकसानदा है मुसलमानों के लिए, और किस तरह हमें ये बात भी बतानी है कि ये पहला हमला मुसलमानों पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद में कोई और भी मजहबी गिरोह बाकी नहीं रहने वाला। सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं और खुद हिंदू हैं, उनकी जो इबादतगाहें हैं, उनकी जो वक्फ इमलाक है, उनकी जो इंडाउमेंट्स हैं, उन पर भी ये हुकूमत हमला करेगी। तो हम इंटरफेथ मीटिंगों में इस बात की कोशिश करें कि ज़्यादा सिविल सोसाइटी के लोग, ज़्यादा इंसाफ पसंद लोग, ज़्यादा बरदरान वतन को हम उसमें दावत दें। इसी तरह इंटरफेथ प्रोग्रामों के अंदर मजहबी शख्सियात को बुलाया जाए और उनको ये समझाया जाए कि ये हमला वक्फ इमलाक पर सिर्फ वक्फ इमलाक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की जो
वक्फ हैं, उनके जो इमलाक हैं, जो खैराती और चैरिटेबल अदारे हैं, उन सब पर ये हुकूमत हमला करेगी। फिर 16 नवंबर को एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जिसमें हमने समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों के ताल्लुक से गिरिराज सिंह के हालिया तनाज़िया बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी के वज़रा मुसलमानों के वक्फे से मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश। अबू आसिम आजमी ने पीएम से इस मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। अगर इस मुल्क का कोई भी इंसान चाहे साबुन खरीदता है, नमक खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, जूता खरीदता है, रोजाना की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, चाहे कितना गरीब भी हो, उन सब में टैक्स भरता है। और गिरिराज सिंह जी, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा यहाँ की पब्लिक के पसीने से कमाई हुई से टैक्स के काट से ये पैसा आता है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह से? मैं खास तौर से बिहार के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि देख लीजिए, नीतीश कुमार जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार का एक सेंट्रल मिनिस्टर ये मुसलमानों का नमक हराम कह रहा है कि सरकारी नीतियों से पैसा मुसलमानों को मिलता है, वो हमको वोट नहीं देते। ये संविधान के खिलाफ है। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के मुल्क में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं इसे तुरंत अगर आज चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार को मुसलमान प्रेशर डाल देवे तो इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के डोंबिवली के खोनी इलाके में मुबैना तौर पर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस के सामने मारा पीटा गया। इल्जाम है कि शिवसेना शिंदेव धड़े के सरपंच और उनके हामियों ने नौजवानों को नमाज पढ़ने से रोका, उन पर हमला किया। इस वाक़े पर मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर पुलिस के सामने हमला हो सकता है तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। वापस दोबारा से इन्फॉर्मेशन आता है कि सीनियर आए हुए हैं, तो सीनियर के पास आप जाके मिलो, बात करो। भाई वापस पहुंचता है वहाँ पे सीनियर के बाद से मिल के बात करने के लिए, तभी वहाँ 7-8 लोग पहले से मौजूद होते हैं और वापस उस पर वो भाई को साथ मारने के साथ साथ में एक और भाई को भी मारा उन्होंने। जो ये सब पुलिस प्रशासन के सामने ही हुआ। पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, वहाँ खड़ी थी। तो अभी डीसीपी साहब से आए कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करे। कल का जो हादसा जो अभी निहाल भाई ने बताया, वो हादसा जो हुआ है वो वर्शिप प्लेस पे जाने से रोकने के लिए हुआ है। ये हादसा इससे पहले पिछले 6 महीने से जो है होता आ रहा है और पुलिस के पास इसका संज्ञान भी हमने दिया हुआ, कंप्लेंट भी दर्ज किया हुआ है। दर्ज करने के बावजूद भी जो है जो शख्स ने और जो लोगों ने जो मिलकर जो ग्रुप बनाकर जो है पिछले 6 महीने से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जो है जो कल का जो हादसा हुआ उसमें पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में जो है उन पर मारा गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से और पुलिस से कि आपकी मौजूदगी में अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कौन होगा। हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का आज ऐलान कर दिया गया। 2023 के लिए यह अवार्ड जनूबी हिंद के मारूफ सुपरस्टार मोहनलाल को दिया जाएगा। अदाकार को यह एजाज हिंदुस्तानी सिनेमा में उनके नुमायां रोल के लिए दिया जा रहा है। 4 दहाइयों पर मुहैत करियर के साथ मोहनलाल ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सिनेमा में उनकी शराकत के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स तकरीब में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने उनके कारनामे आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि हमारी अवाम बहबूद की स्कीमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई है कि हमारे गरीब भाई, हमारी अवाम और बहनें इन अवामी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठा सके। वह बांसवाड़ा में एक प्रोग्राम से दरअसल खिताब करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवाम से कि वो हुकूमत की स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करें। शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है,
और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट चोरी इल्जामात पर कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने राहुल गांधी अवाम के सामने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं, वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा नहीं होगा? कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है, वहां से कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते हैं? उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में बारिश से हुई हालिया तबाही के बाद उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मुतासिरा मकाम का दौरा किया ताकि राहत और बचाव कामों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुआयने के दौरान सीएम ने राहत और बचाव की कोशिशों का पेशरफ्त का भी जायजा लिया और जिला इंतजामिया को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। पलनाडु जिले के माचरला में स्वर्ण आंध्रा स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू यहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते नजर आए। हेलीपैड पर वज़रा, MLAs और हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया, जबकि तलबा ने फूलों से वज़ीर आला का खैर मकदम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीज़ा फीस में इजाफे पर साबिक हिंदुस्तानी सिफारतकार वीना सिकरी ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उनका कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि हमें इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए और हमें अपनी महारत और सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए उन्हें मुलाजमत और अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। I think this decision by President Trump has come as a big surprise, although there was discussion about it, and there is a lot of talk that President Trump is trying to please his own constituency, the MAGA constituency, by showing that he is more concerned about employment within America and wants talent within America to be employed. But I think that judging from the reaction both within India and in America from the companies like Amazon and Google and Microsoft and Meta, all of them who employ the largest number of H-1B visa holding workers, they are worried because they think that there will be a big problem for them because they depend so much on these workers. We know the majority of H-1B visa holders are from India, but 70% or more of the total visas issued they are from India. So the maximum impact will be on India, and India has to think about it. These companies that I mentioned, your Amazon, Meta, Google, Microsoft, they have already issued urgent messages to all their H-1B visa holders that please return to USA immediately, and if you are in the USA, please don't travel anywhere, stay right here, because this visa ban, this imposition of the $100,000 88 lakh charge will start from Sunday, from tomorrow. So this is a big problem that I think the American companies are facing. खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।